नित्यावली एक अन्वेषण की प्रस्तावना का दूसरा सोपान कला। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक होता है और इसी क्रम में हम कला को भी जानने की कोशिश करते हैं। अपने दैनिक जीवन में इन अवर डेली लाइफ रूटीन हम हमेशा देखते हैं कि लोग एक चीज़ अपने आप में डिस्कवर करते हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं थ्रू द वर्डिक्ट व्हाट इज़ आर्ट, या हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी कला है या क्या बात है, क्या कलाकारी है इसमें। तो देखते हैं कि कला का जो बिंदु है या कला का शब्द आता कहाँ से है। हम इसके संधि विच्छेद, संधि विग्रह या उसके धातु सोपान की ओर न जाकर के सीधे इसके व्यवहारिक पक्ष की ओर जाते हैं कि कला क्या है। व्यक्ति के अपने आंतरिक अनुभूति को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है कला, जिसमें उसकी रचनात्मकता परिलक्षित होती है। अब इसमें इतने सारे शब्द अंतर्निहित है कि सभी को अगर परिभाषित करें तो कला का अर्थ बहुत ही गूढ़ और गहरा हो जाएगा और शायद स्वयं में उलझा हुआ भी। भारतीय परंपरा और यूरोपियन परंपरा दोनों में कला का कोई एक निश्चित सिद्धांतिक परिभाषा आज तक प्रतिपादित नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से 100% कला व्यक्ति के संवेदनात्मक अनुभूति और अभिव्यक्ति से जोड़ती है। फिर भी किसी खास शब्दों को लेकर के अगर हम इसे एक परिभाषा के धागे में पिरोएं तो कहते हैं कला अनुभूतिक संवेदना का वह कृत्रिम रूपांतरण या ऐसी कृत्रिम संरचना है जिसमें सौंदर्य बोध या अर्थ बोध की प्राप्ति होती है, या कला ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विशेष के कौशल का परिचय होता है। That means to say, art is defined with a proper dexterity which a person carries with himself. अपने आंतरिक गुणों के साथ अभिव्यक्ति का माध्यम ही कला है। कला जहाँ व्यक्ति को वैचारिक रूप से परिपूर्ण करती है, वहीं साथ ही साथ संवेदनात्मक स्तर पर भी उसे उन्नत करने का प्रयास करती है। व्यक्ति में अगर संवेदना ना हो तो वह व्यक्ति मानव नहीं कहलाएगा। जैसे हमने कहा भी था कि विवेक एक ऐसी व्यक्ति का अपना गुण होता है जिससे जो उसे पशुओं से अलग करता है। तो कला भी एक ऐसा ही माध्यम है जो उसे पशुओं से अलग करता है। कहा भी जाता है कि कला संगीत विहीन मनुष्य साक्षात पशु समान, मतलब कला संगीत से विहीन मनुष्य एक पूंछ रहित पशु के समान होता है। जन्म या उसकी शारीरिक संरचना तो मनुष्य की होगी, लेकिन उसका आचरण पशुओं के समान होगा, विवेक से रहित। तो देखते हैं कला की अपने इस संदर्भ में हम किन किन चीज़ों पे उसकी व्याख्या निश्चित करते हैं। कला अभिव्यक्ति का एक कृत्रिम संरचना का माध्यम जिसमें कि उसकी अपनी आंतरिक कौशल की अनुभूति और प्रदर्शन परिलक्षित होता है। कलाओं के भी दो वर्ग होते हैं। पहली होती है ललित कला और दूसरी होती है उद्यम कला। ललित कला क्या होगी? ललित कला एक ऐसी कला है जो पूरी तरीके से सौंदर्य बोध के साथ साथ व्यक्ति के आंतरिक आत्मिक संवेदना पर आधारित होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई योगदान नहीं होता। मतलब उसमें विषय भोग वासना की कोई भी जगह या स्थान नहीं होगा। उद्यम कला एक ऐसी कला होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना रोजगार सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं ललित कला में क्या क्या बात होगी। तो जहाँ तक सवाल है, ललित कहने से ही हमारे अंदर एक लालित्य की अनुभूति होती है, सौंदर्य बोध, एक नाजुकता, एक डेलिकेसी, अ सेंस ऑफ एस्थेटिकनेस। आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव शंकर का एक नाम ललित और देवी पार्वती का एक नाम ललिता है। वो उसी सौंदर्य बोध से उनका नामकरण हुआ, क्योंकि विश्व में इस प्रथम पुरुष और प्रथम नारी से अतिरिक्त कोई भी सौंदर्य बोध है ही नहीं। तो ललित कला हमें अपने दर्शन की ओर भी अग्रसित करता है। ललित कला भारतीय महर्षि वात्स्यायन ने अपने एक शास्त्र काम सूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। उन 64 प्रकार की कलाओं में ललित कला का स्थान सबसे पहले। बाकी कलाओं में पुष्प सज्जा, केश विन्यास, परिधानों को पहनने की कला, परिधानों को पहनकर चलने की कला या परिधानों को सिलने की कला, जिसे आजकल की भाषा में हम फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग या मर्चेंडाइजिंग भी कहते हैं, या फोटोशूट या मॉडलिंग भी कहा करते हैं।
गुलदस्ता बनाना भी एक कला है, खाना बनाना भी एक कला है, घर को सजा संवार कर रखने की भी कला अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला होती है जो इंटीरियर डेकोरेशन के नाम से है। स्थापत्य कला, द वे ऑफ आर्किटेक्चरिंग, हाउ टू बिल्ड योर हाउस, अ बिल्डिंग, ये भी एक प्रकार की कला ही है। ललित कला का स्थान सर्वप्रथम, क्योंकि ये व्यक्ति के आंतरिक अनुभूति से जुड़ा है जो उसे पूरे तौर पे मानव की दृष्टि से स्थापित करता है। ललित कला में भी 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है काव्य और दूसरा होता है संगीत। काव्य कला का स्थान ललित कला में सबसे पहले, क्योंकि यह कहा जाता है कलाओं के सिद्धांत में कि जिस कला को साधने में सबसे कम साधन का उपयोग होता है वही कला सर्वप्रथम होती है। और कविता को साधने में सबसे कम साधनों का खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पर केवल कवि का या लेखक का अपना एक दिमाग होता है, उसकी अपनी सोच होती है, और एक कलम, या कलम ना भी हो तो भी वो अपनी कविता को अपने मुखोद्गत माध्यम से उद्गार के तौर पे व्यक्त कर सकता है। दूसरे में आता है संगीत। तो संगीत में भी होते हैं 3 हिस्से, गायनम वादनम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य को संयुक्त रूप से मिलाकर के ही संगीत कहा जाता है। और यह संगीत सीधे ही तौर पे ईश्वर की भक्ति को पाने का सबसे सरल और सबसे सौंदर्य बोधपूर्ण माध्यम है, जहाँ कवित्व का लक्षण तो है ही, साथ ही साथ ताल, लय, छंद और सुर का भी अपना एक समागम होता है। तो संगीत की जो भाषा है, हम उसे अगर समझें तो बहुत एक विशाल परंपरा और विशाल दर्शन है संगीत के माध्यम का। तो आइए अपने अगले सोपान में व्याख्या करते हैं संगीत की।